हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। इसी क्लास के वीडियो से जो क्लास अभी आपको हम करवा रहे हैं, इसी क्लास का टेस्ट शाम 7 बजे आप सभी लोगों को देना है और टेस्ट में टॉप करने वाले को नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसमें मैं 32 ऑब्जेक्टिव को करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पैरामेडिकल के लिए। तो 32 ऑब्जेक्टिव को आप करिएगा और इसी का टेस्ट शाम 7 बजे हमारे टेलीग्राम पर जाकर आपको लगाने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जिनको नोट्स लेना है नंबर दे देते हैं 95 70 64 25 12। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग नोट्स ले सकते हैं। 99 रुपया में नोट्स मिल जाएगा आपको। सभी विषय के पैरामेडिकल का 80% क्वेश्चन हमारे नोट्स से लड़ेगा। नोट्स ले लिए तो आपकी सिलेक्शन की गारंटी हम लेंगे। नोट्स लेने के बाद गारंटी हमारी हो जाएगी, तो नोट्स ले लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। इसका टेस्ट आप लोग शाम 7 बजे जरूर दीजिएगा जाकर टेलीग्राम पर, और टेस्ट में अगर आप टॉप करेंगे तो आपको नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है बताइए। सबसे पहले समझेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का सहयोग रहता है, दोनों मिलकर, है ना। समाजवादी और पूंजीवादी, पूंजीवादी यानी निजी चीज, निजी संपत्ति जिसका खुद का मालिकाना हक होता है। समाजवादी में सरकार के पास हक होता है ना। समाजवादी हमारा चाइना हो गया, पूंजीवादी अमेरिका हो गया। और भारत हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में दोनों तरह की है। मिश्रित मतलब लोगों के पास भी अधिकार है और सरकार के पास भी अधिकार है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होगा, यहाँ पे सार्वजनिक एवं निजी कौन सा, ये निजी उद्योग का सहस्तित्व, मतलब दोनों के पास मालिकाना हक होता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, कृषि क्षेत्र यहाँ पर दिया हुआ है ना, देख लीजिए दिया। ये सभी को करते हैं, सॉरी मैं नीचे नहीं देखा, ये सभी दिया है। वन को भी करते हैं, उत्खनन, यानी ये सभी हो जाएगा, है ना। कृषि को, वन को, उत्खनन को, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसका टेस्ट शाम 7 बजे आप लोग जरूर लगाइएगा। मेरे सभी रसगुल्ली शाम 7 बजे टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। शेर शेरनियों बिल्कुल मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों को अल्लाह बचाए, बुरी नजरों से अल्लाह बचाए। चलिए ठीक है, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है समझिएगा, बिजली को, गैस को, लौह इस्पात को, ये सभी हो जाएगा। थर्ड का भी डी हो जाएगा, डी। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, जहां पर उत्पादन किए जाते हैं, इसको हम लोग फैक्ट्री क्षेत्र भी बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है। तृतीय क्षेत्र का संबंध है, क्या प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, एकदम भरपूर प्रश्न है, एकदम झकास प्रश्न है ना। क्या बात है, एकदम झकास लग रहा है ना, बोलते ना क्या बात है यार। चलिए बिल्कुल, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध है। तृतीय मतलब सेवा क्षेत्र, जिसमें सेवा दिया जाता है। जैसे हम आपको क्या दे रहे, सेवा दे रहे। परिवहन आपको क्या देता है, सेवा देता है। परिवहन जो गाड़ी है भाई, परिवहन का मतलब जितने भी गाड़ियां हैं वो आपको सेवा ही देता है ना, उसके बदले में आप कुछ सेवा देता है, उसके बदले में आप उसको पैसा देते हैं ना। व्यापार जैसे दुकान में जाते हैं, वो आपको क्या देता है, सेवा देता है। अभी गए चीनी लेकर आ गए, चीनी लेकर आप दुकान से आए तो क्या दिया आपको, सेवा दिया, उसके बदले में आप उनको मनी दिए यानी पैसा दिए, तो ये भी सेवा हो गया। डाक सेवा, डाक भी एक सेवा होता है, वो आके आपके घर पे डाक दे देता है, कुछ भी चिट्ठी विट्ठी कुछ भी दे देता है, समझ गए ना। और उसके बाद समझ गया, डाक सेवा आपको सेवा देता है और उसके बदले में कुछ लेता थोड़ी है, डाक तो नहीं लेता, ये सभी हो जाएगा, है ना। इसमें मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र में सेवा दिया जाता है, सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को, अभी बताया ना तृतीय क्षेत्र को बोला जाता है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र को, याद रखिएगा, तृतीय क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें कृषि, वन, ये सब आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ बिल्कुल, हम कुछ और ही बोलने वाले थे, है ना।
चलिए मेरे रसगुल्ला, मेरे शेर शेरनियों, प्रश्न को समझना नहीं दिख रहा है, हम समझ सकते हैं, ठीक है, हम समझ सकते हैं आपकी कष्ट। सुनिएगा, भगवान आपको कान क्यों दिए? सुनने के लिए दिए। आंख कान देने का मतलब ही है कि अगर तुम देख नहीं सकते हो गधा तो सुनो, इसलिए अगर नहीं दिख रहा है तो कम से कम सुनो, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था? रमेश दत्त, मजूमदार, विश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष। बहुत अच्छा प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब होगा दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इकोनॉमिक्स से आज मैंने प्रश्न को उठाया है काफी ज्यादा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? बहुत अच्छा प्रश्न, एकदम लाजवाब प्रश्न आ चुका है मेरे रसगुल्ला। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? बताइए, एक शायरी सुनाइए। अच्छा शायरी सुनिएगा, कौन वाला शायरी भाई? बता दीजिए तभी ना सुनाएंगे। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा मेरे रसगुल्लो। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। चलिए, कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीजें होती है, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? आपको पता होगा, ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये सब 10th क्लास में है, पर 10th क्लास पढ़े हैं कब? 2-3 साल हो गया सर, अब भूल ना जाएंगे, है ना। मेरे को भी भूलने वाला बहुत बीमारी है, पर हम दवा ले रहे हैं अभी रेगुलर, आप लोग भी ले सकते हैं अगर ज्यादा भूलते हैं तो। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष पूछ रहा है, बताइए राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष बता दो मेरे रसगुल्लो। काबिलियत को क्या परखोगे जनाब? छोटी सी उम्र में हजारों दिल जीत रखे हैं। काबिलियत को क्या परखोगे जनाब? छोटी सी उम्र में हजारों दिल जीत रखे हैं। चलिए भाई बता दीजिए, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1999 से 2000 ईस्वी तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, एकदम लाजवाब प्रश्न। बताओ मेरे शेर शेरनियों, क्या होगा? भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? वैज्ञानिक गणना का, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है? याद रखिएगा, प्रो बी के आर वी रावण, समझ लेना, ठीक है, हिंदी मेरा मजबूत है शुरू से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर, इंडिया विजन। समझिएगा प्रश्न को पहले, ठीक है रसगुल्लो, रसगुल्ला खिलाएंगे शाम 7 बजे। रसगुल्ला खाने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट दीजिएगा, टेस्ट में टॉपर बनिएगा तो फिर रसगुल्ला मिलेगा, है ना, रसगुल्ला मिलेगा। चलिए, इंडिया विजन 2021 क्या है? इंडिया विजन 2021 क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा। योजना आयोग द्वारा भारत को 2021 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए दृष्टि पत्र। वित्त आयोग द्वारा 2021 तक राज्यों को केंद्र द्वारा दिए जाने वाला सहायक विवरण पत्र। उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। इंडिया विजन है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न एकदम लाजवाब प्रश्न है, देखिए भाई, एकदम मसालेदार प्रश्न आ चुका है। योजना आयोग के अनुसार, समझिएगा, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी इन पोषण प्राप्त ना करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है? बताइए, क्या प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी इन पोषण प्राप्त न करने वालों को गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है या माना जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2400 कैलोरी। याद रखिएगा 2400 कैलोरी। 10th क्लास में पढ़े होंगे, बट बहुत दिन हो गया तब भूल गए होंगे, है ना, भूलने वाला आदत तो है ही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। योजना आयोग, समझिएगा, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण ना प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे, देखिए क्या बोले, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी, और शहरी क्षेत्र में कितना हो जाएगा? तो थोड़ा बढ़ जाएगा, है ना, नहीं बढ़ेगा कैसे, कम जाएगा, 2100 कैलोरी, ठीक है, कम जाएगा, 2100 कैलोरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? क्या प्रश्न है,
एकदम लाजवाब प्रश्न है भाई। बता दो मेरे रसगुल्लो, शेर शेरनियों, देर मत करो, बता दो जल्दी से। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है? सही जवाब ऑप्शन सी, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। याद रखिएगा, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है, बताइए मुख्य स्वरूप है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है चक्रीय, संरचनात्मक, ऐच्छिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य ग्रुप है। बताइए क्या प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी गांव में सही बोलो, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य ग्रुप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन ए, परछनन छनन बाजे मैया बैजनिया, है ना। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न, एकदम लाजवाब प्रश्न है। शाम 7 बजे के लिए, शाम 7 बजे इसी क्लास का टेस्ट लिया जाएगा मेरे रसगुल्लो। इसलिए क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितना मन करे उतना बार देखो और टेस्ट में टॉपर बनके हमारे नोट्स को बिल्कुल फ्री प्राप्त करो, बिल्कुल फ्री प्राप्त कर सकोगी। चलिए बताइए अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? बिल्कुल गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न, इकोनॉमिक्स का ही आज मैं करवा रहा हूं, एकदम लाजवाब प्रश्न है। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, है ना, तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, कर न कर कभी मुझे नजरों से दूर, किथ चलिए तू किथ चलिए, है ना भाई। राता लंबिया यही के सॉन्ग है। चलिए बताइए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई? सही जवाब ऑप्शन सी होगा यानी 2 फरवरी 2006 को। याद रखिएगा, मुझसे टकरा गए बात मुद्दत के वो, मुझसे टकरा गए बाद मुद्दत के वो, पहले के जैसा नशा छा गया, जिसको दफना के रखा था दिल में, कहीं ना फिर मेरे सामने वो समा छा गया, आंख तिरछी हुई लभीले इस तरह, खुद ब खुद मेरे ओठों पे शोर आ गया, शेर आ गया, शोर आ गया, सब आ गया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है मेरे रसगुल्लो, बताना भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? एकदम लाजवाब प्रश्न है रसगुल्लो। शाम 7 बजे टेस्ट देने के लिए सबसे शानदार प्रश्न, इस प्रश्न को तो छापेंगे पेपर में। चलिए भारत में समुदाय विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? सही जवाब है ऑप्शन डी। चलिए 2 अक्टूबर 1922 को, याद रखिएगा 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया, प्रारंभ किया गया। प्रारंभ मतलब शुरू किया गया मतलब स्टार्ट किया गया मतलब लागू किया गया मतलब सब समझता है। चलिए सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न। सर्वोदय, याद रखिए सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? बता दो, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? बता दो मेरे रसगुल्लो। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, है ना, जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? एकदम झकास प्रश्न है भाई, बवाल करेगा, एकदम बवाल वाला प्रश्न है, एकदम टपक के पूछेगा प्रश्न पेपर में, बहुत प्रश्न पूछ चुका है इस तरीके का। पहला बताइए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? बता दो ना रसगुल्लो, इतना हल्का प्रश्न नहीं बताओगे तो तुम्हारा फिर जन्म लेना बेकार है। चलिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? सही जवाब ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। चलिए गर्मी लग रहा है थोड़ा सा, आहा क्या बात है, गर्मी का
मौसम है। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? क्या प्रश्न है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस पे ध्यान दिया गया था? बताइए, कृषि पर, उद्योग पर, परिवहन पर, गरीबी हटाओ पर, किस पे ध्यान दिया गया था? तो सही जवाब है कृषि पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था, कृषि पर बहुत ध्यान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? यह प्रश्न पहले भी करवा चुके हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए बताओ मेरे रसगुल्लो, बहुत अच्छा प्रश्न है। जो आज सपने में है वो कल हकीकत में भी होगा, जो आज सपने में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत, जो आज औकात में नहीं है वो कल जेब में होगा, वो कल जेब में होगा। बताइए, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? सही जवाब ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? क्या प्रश्न है? एकदम लाजवाब प्रश्न आ चुका है और हमें उम्मीद है आप लोग लाजवाब प्रश्न का लाजवाब जवाब देंगे। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? बता दो मेरे रसगुल्लो। प्रोडी आर्गाडाइल, पीसी महानोबिस, महालनोबिस, एम राय, मन्ना नारायण। बता दो रसगुल्ला पेड़ा। जल्दी से 23 का बताने का प्रयास किया जाए। सही जवाब पीसी महालोनोवेस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? पहला वाला में तो देखे थे कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, अब दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ तो किस क्षेत्र पर विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया? कृषि, परिवहन, उद्योग, गरीबी हटाओ। सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्योग पर ध्यान दिया गया था, उद्योग पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से समझिएगा, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना दिव्य पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? क्या प्रश्न है यार, क्या प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है, एकदम दिल गदगद हो गया सुन के। क्या प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है भाई, एकदम लाजवाब प्रश्न है। चलिए डी हो जाएगा, ये सभी भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी इस्पात कारखाने की स्थापना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? योजना अवकाश काल किस अवधि को माना जाता है? 1965 से 68, 1990 से 1990 से 52, गजब है, हाँ सही है। 1966 से 69, कुछ गड़बड़ किए हो का भाई, हमको कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलिए 1966 से 69, 1966 से 69 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, लिखित में, चलिए क्या प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है, देख रहा है। लिखित में किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ? तृतीय, चतुर्थ, पांचवी योजना अवकाश काल के दौरान। बताइए, सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, योजना अवकाश काल के दौरान हरित क्रांति का आगमन हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बोकारो इस्पात संयंत्र, समझिएगा, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? बता दो मेरे रसगुल्लो जल्दी से, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान की गई? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्थ। याद रखिएगा, चतुर्थ, चतुर्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या है समझिएगा, समझदार लोग समझेंगे, बाकी लोग रटेंगे। समझिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? चलिए बता दीजिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? बता दीजिए। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 8.8%। याद रखिएगा, लगभग 8%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। क्या प्रश्न है भाई, ऐसा ऐसा घुमा के। चलिए सब पंचवर्षीय योजना याद कर रहे हैं ना, पहला, 10वां और लास्ट वाला। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि है 1 अप्रैल 2000 से 2007 तक, 5 साल को होता है ना, तो 1 अप्रैल
2 से 31 मार्च 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, यानी कार्यकाल था, समय था। चलिए, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, एकदम रसगुल्ला वाला प्रश्न आ चुका है भाई। इस प्रश्न को गलती करोगे तो बड़ा पछताओगे, जिंदगी भर पछताओगे। क्या प्रश्न है भाई, एकदम लाजवाब प्रश्न है। चलो बता दो, गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया? मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल उठे, ले 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 बेटा ले ले, ये तो तेरा हक है, ले ले बेटा ले ले, ये तो तेरा हक है। चलिए, हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है, फाइटा फाइटी नहीं करना पड़ता है, बस लड़ना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न, गरीबी हटाओ का नारा चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। इकोनॉमिक्स बुक पढ़े थे 10th क्लास में कि चोरिये पर पास हो गए थे हमारी तरह? बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल पास हो गए ना भाई, कैसे भी हो जाए, हो तो गए ना, अच्छी बात है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया? योजना का समझिएगा, आत्मनिर्भरता, अरे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है, इसलिए तो भगवान ने दोनों चीज दिया है इंसान को। अगर देख नहीं सकते हो तो कम से कम सुनो, हमें पता है आप लोगों का कष्ट। चलिए, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। चलिए बताइए 32 का, बता दो मेरे रसगुल्लो। डी हो जाएगा? क्या होगा भाई, बता दो। नहीं भाई, चौथी हो जाएगा, समझा दे रहे प्रश्न को ना, तो फिर कहोगे कि मास्टर भाई एकदम बेवकूफ लगा है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया थी? चौथी। चलिए, नेक्स्ट नहीं है, बस इतना ही है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए भाई, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ही नहीं इसमें, तो क्या किया जाए? क्लास को समाप्त किया जाए या फिर वही हर टीचर जो करता है 2-3 मिनट गपशप किया जाए? बताइए, बता दो। एक सॉन्ग है, हमें तुमसे कितनी, पता ना कब कौन सा सॉन्ग हम गा दे। चलिए ठीक है, 32 ऑब्जेक्टिव को मैंने करवा दिया है। आपको बहुत बेस्ट पढ़ाएंगे भाई, थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी मैं 5-6 दिन काफ़ी बिजी हूँ, ठीक है। 5-6 दिनों के बाद काफ़ी फ्री हो जाऊँगा, तो इंग्लिश में तबाही लाऊँगा और मैथ में तो तबाही आ ही जाएगा। तो चलिए, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन देना है। किसको देना है? हमको देना है, क्योंकि सिलेक्शन आपका करवा कर ही मानेंगे। इतनी खामोशी से करो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी साला झक मार के आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल भाई, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। देखिए, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, वरना सोच तो हर कोई लेता है। लौट कर आया हूं फिर से मैदान में, अंदाज वही है, सिर्फ तरीका बदल गया है। अंदाज वही है, सिर्फ तरीका बदल गया है। माना कि आज बड़ी तकलीफें है हमारी जिंदगी में, कल कामयाबी भी तो साला बड़ा होगा। चलिए, कोशिश आखिरी सांस तक करना चाहिए। लक्ष्य हासिल हो गया था, अच्छी बात, नहीं तो अनुभव तो प्राप्त हो ही जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्ली, इसी के साथ क्लास को समाप्त करने का कष्ट करते हैं हम, बहुत ही दुखों के साथ आज का क्लास समाप्त करना पड़ रहा है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें ऐसे ही जिंदगी भर हंसाते रहिए। आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।